वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2018 में बिहार बोर्ड के 2018 में एनुअल में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। ध्यान दें कि इस वर्ष जो 2018 में है ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे गए थे, तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा खींचे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन फिर भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि आपको रटना ना पड़े, सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट चार्ज। जैसे ही शीट चार्ज आए, समझ जाइएगा एक बहुत पतला चार्ज है, बहुत पतला लेयर है, तो उसमें चार्ज का एक ही लेयर हो सकता है। तो शीट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, शीट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर कंडक्टर दिया होता तो आप सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये फॉर्मूला है तो इसे याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं हम लोग क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, और कह रहा है दोनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, दोनों कनेक्टेड है सीरीज़ में। कह रहा है उसके बाद कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट का लगा दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। टोटल लगाया 1200, तो पूछ रहा है 2 माइक्रोफैराड वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें कैलकुलेट करना। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले बोला कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम 2 कैपेसिटर्स बना लेते हैं यहाँ पे और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं जो 1200 वोल्ट का है। अब यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स, एक है 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा है 4 माइक्रोफैराड का जो दिया हुआ है। अब हम जानते हैं सीरीज में जो कैपेसिटर है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला होता है C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2, ठीक है। और फार्मूला में डाल दीजिए 2 गुने 4, पहला C1 और C2 का मान, फिर 2 प्लस 4 रख दीजिए, तो आ जाएगा 4 दूनी 8 बट्टा 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको अगर काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 बट्टा 3, और यूनिट था माइक्रोफैराड में, तो ये इसी इक्विवेलेंट किस में आएगा, माइक्रोफैराड में आएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये टोटल कैपेसिटेंस निकल गया इस सर्किट का, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस निकल गया। अब हम जरा इससे क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि हमको दिया हुआ है बैटरी कितना है 1200 वोल्ट का, 1200 वोल्ट का दिया हुआ बैटरी। तो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। टोटल चार्ज Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। Q बराबर होता है C इंटू V। तो C का मान कितना दिया आया हमारा 4 बट्टा 3, माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, और उसके बाद V का मान दिया हुआ 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 तिहाई 12 यानी 400 बार में कट जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा 1600, और 10 के पावर -6 का मतलब क्या होता है माइक्रो, तो माइक्रो और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो ये 1600 माइक्रो कूलम टोटल निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि सीरीज में अगर देखें इस सर्किट पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वही चार्ज इधर जाएगा, इससे भी गुजरेगा, वही चार्ज इससे भी गुजरेगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, यानी इसमें भी वही चार्ज होगा Q, इसमें भी वही चार्ज होगा Q। अब हमें इसका चार्ज Q पता चल गया है, कितना आया 1600 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम आया है, और इसका कैपेसिटेंस मालूम है हमें कितना 2 माइक्रोफैराड। तो आइए इसका हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो ना जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टा C। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो Q कितना है, चार्ज कितना है इसमें 1600 माइक्रोकूलम, 1600 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर C कितना दिया हुआ है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले में निकालना है, तो 2 और माइक्रोफैराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 2 से ये 800 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो पोटेंशियल आ जाएगा कितना 800, और कूलम पर फैराड क्या होता है वोल्ट होता है, तो 800 वोल्ट हो जाएगा। सो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 800 वोल्ट। 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर में कितना होगा 800 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा C 800 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार पीछे रिवर्स करके आप लोग इसको फटाफट देख ले, वीडियो को पॉज करके जहां पर ये होता है उसको समझ ले अच्छे से कैलकुलेशंस को। चलिए हम अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द फिगर, यानी एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q
एक चार्ज है Q, इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, इस चार्ज पर भी Q, दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है। कह रहा है इस पर नेट फोर्स अगर 0 लग रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो बताइए Q बट्टा Q, यानी यहाँ पर जो दोनों चार्जेस हैं तो ये Q बट्टा Q का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो पूछ रहा है। सवाल थोड़ा लेंदी है, ऐसा सवाल आए तो उसको स्किप करके, इस बार ऑप्शंस भी है, स्किप करके उसको आगे निकल जाए, लेकिन हमें तो बनाना है इस सवाल को, तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ इससे ही हम लोग फिगर से ही सारा चीज़ हम समझ सकते हैं। तो इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि इस चार्ज को ले लेते हैं कि इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है आपको टोटल। तो नेट फोर्स 0 कैसे लगेगा, देखिए यहाँ से जो दूरी है, इस दूरी को अगर देखा जाए तो ये चार्ज तो सेम है, तो सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल, तो ये तो इसको रिपेल करेगा, ये तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना, रिपेल करेगा। तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 होना है, अगर इस पर नेट फोर्स क्या होना है, 0 होना है, तो ये इसको क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, ये भी क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, अट्रैक्शन करना चाहिए, तब ना ये दोनों मिलके इसको खींचेगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो इधर वाला फोर्स कैंसिल होगा, दोनों फोर्स अपोजिट हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी कि अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तभी जाके इस पर नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, इसके और इसके बीच का फोर्स निकालेंगे, इसके और इसके बीच का फोर्स निकालेंगे, और इन दोनों फोर्स को जोड़ देंगे और उसको बराबर कर देंगे, इस चार्ज और इस चार्ज के फोर्स के बराबर कर देंगे, मैग्नीट्यूड के बराबर, तब जाके हमको पता चल जाएगा Q बाई Q का रेशियो कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में हम लोग जो है निकाल लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर होता है K यानी कूलम्ब कांस्टेंट, और ये चार्ज Q है तो Q, ये चार्ज Q है तो Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, तो R का स्क्वायर हो गया। नाउ इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स देखेंगे, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में अगर फोर्स देखते हैं तो ये भी वही निकलेगा, आप देख सकते हैं, F बराबर K Q बट्टा R का स्क्वायर, यानी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो अलग है ही, मैग्नीट्यूड सेम निकल रहा है, तो दोनों फोर्सेस को हम F मान लिए, है ना। अब देख रहे हैं दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाला फोर्स और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग साथ में। तो फोर्स को जोड़ने का जब 90 डिग्री होता है, दो वैक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो दोनों वैक्टर को जोड़ने का F1 सपोज मान लिया इसको, ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। अब 90 डिग्री है तो cos 90 अगर लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लिया ही नहीं। सो ये 2F का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2, और F का वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं, तो Q बट्टा R का स्क्वायर, ये F1 ले लिया, ठीक है ना। अब जरा इधर ध्यान देंगे आप कि इन दोनों, इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों का तो निकल गया, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको F2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F2। और इन दोनों के बीच में फोर्स का जो फॉर्मूला लगेगा वो K, उसका चार्ज Q, इसका भी चार्ज कितना Q, दोनों का चार्ज Q है, ठीक है। और दूरी की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी निकालना है। तो देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये कर्ण हो गया, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू R आ जाएगा। अब वो √2 इंटू R का स्क्वायर कर दीजिए सॉरी। तो यहाँ पर आते हैं K, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बट्टा 2 इंटू R का स्क्वायर। अब F1 और F2 आपका निकल गया, F1 और F2 निकल गया। अब आपको करना क्या है कि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड को बराबर कर देना है। सो F1 जो हमारा निकला है उसका मैग्नीट्यूड और F2 जो हमारा निकला है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट हम देख ही रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी तो जाके फोर्स 0 होगा उस पर। तो मैं आया था F1 कितना आया था हमारा, तो √2 Q बट्टा R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का मान निकाल चुके हैं Q स्क्वायर बट्टा 2R स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो इधर बचा √2 और क्या बचा, तो छोटा वाला Q बचा, इधर क्या बचा, ऊपर में Q बचा, नीचे में क्या बचा 2। अब इस Q को भेजिए इधर, इस 2 को लाइए इधर, तो ये गुना में है तो भाग में, तो गुना में आ जाएगा, तो 2√2, और इस Q को गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो Q बट्टा Q। और यही तो हमसे पूछ रहा था कि Q बट्टा Q का मान कितना है, यही हमसे पूछ रहा था, सॉरी, Q बट्टा Q का मान कितना होगा। तो कितना आ गया, 2√2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B, 2√2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि 4 क्या कह रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। अब कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, जब एक बॉडी को चार्ज किया जाता है, तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास क्या होता है। तो देखिए बॉडी चार्ज कब होता है,
बॉडी थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, फोकस का प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा करिए। ओके, सो हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब एक बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। अगर एक बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन देंगे अगर एक बॉडी को, तो वो निगेटिव चार्ज होता है। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो अगर कोई बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका मास इंक्रीज होगा, यानी निगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीधे कह रहा है कि बॉडी को चार्ज किया, ना बोला पॉजिटिव ना बोला निगेटिव। तो अगर हम चार्ज करते हैं तो देखा कि एक समय मास को इंक्रीज भी होता है, मास डिक्रीज भी होता है, तो मास इंक्रीज भी हो सकता है और मास डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि पॉजिटिव किया तो कहना डिक्रीज होगा, निगेटिव किया तो कहना इंक्रीज होगा, लेकिन अगर सीधे बोल दे चार्ज किया तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस। एक डाइपोल है और उससे आर दूरी पर हमको कह रहा है कि पोटेंशियल बताइए, मतलब कि वो इस किस तरीके से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आर से कैसा प्रोपोर्शनलिटी, कैसा रिलेशन रखता है आर से। ना इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डाइपोल के कारण। तो ये डाइपोल ले लेते हैं। सबसे पहले हम बनाए थे डाइपोल क्या होता है, दो अलग अलग चार्जेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, इक्वल चार्ज होता है, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज के बराबर होता है, दूरी यह होता है। उसके पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम एक्सियल लाइन पर देख लें तो कहीं पर भी देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि r² कहाँ, नीचे में है और नीचे में है और स्क्वायर है, तो यहाँ कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या ये कह सकते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, यानी 1/r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। यानी 2 माइक्रोफैराड के जितने चाहे यूज कर लो। कह रहा है कम से कम कितना इस्तेमाल करके आप 5 माइक्रोफैराड बना सकते हो। यानी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपको दिया है और आपको कह रहा है कि उस 2 से मिलाकर कम से कम में 5 बना सकते हैं आप। ठीक है ना। अब देखिए कैपेसिटर को अगर डायरेक्ट जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं हम लोग तो सीधे जुड़ जाता है, सीरीज में जोड़ते हैं तो घटता है। अब हमको 2 को बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम पैरेलल में जोड़ेंगे पहले तो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है, एक और कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है। अब ये 2 और 2 4 तो हो गया। अब हमको क्या करना है, एक लाना है। अब एक कहाँ से लाएंगे, तो अगर हम 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दे तो सीरीज में ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये भी 2 माइक्रोफैराड का, ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आपको कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, 1 2 और 3 और 1 4 कैपेसिटर की जरूरत पड़ी। इसीलिए यहां पर n कितना हो जाएगा, 4। यानी कम से कम 4 कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हम लोग जो है 5 माइक्रोफैराड ला सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 कैपेसिटर का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, सिंपल सी बात है आपसे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, हम जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है ना। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसकी बनावट पर निर्भर नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे ये सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो 7वां सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों में क्या संबंध होता है, किस तरीके से ये रिलेटेड होते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो फटाफट आप बना सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है -e/m × टाउ।
ठीक है, बाकी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ना, ये समानुपाती है, कैसा है, समानुपाती है, कैसा है ये, समानुपाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो जाएगा। ऊपर में है दोनों देख रहे हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 8वां का क्या हो जाएगा, बी कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं अगला, यानी 9वां सवाल देखते हैं। कह रहा है ए चार्ज Q मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट। मतलब एक रीजन ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों का दोनों है। और कह रहा है कि तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगता है, कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो FE जो होता है वो होता है Q इंटू ई। कितना होता है, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिकल फोर्स Q इंटू ई होता है। और साथ ही साथ बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। कितना होता है, V क्रॉस B होता है। ठीक है, अब चार्ज को वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी दोनों फोर्स लगेगा, यानी उस पर नेट फोर्स जो लगेगा, टोटल फोर्स जो लगेगा वो FE भी लगेगा और F आपका B, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अब जरा दोनों के वैल्यूज को पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स QE है और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, V क्रॉस B है। ठीक है, दोनों में हम देख रहे हैं Q कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लिया Q को, तो E प्लस और यहाँ पर क्या हो गया, V क्रॉस B बचा, V क्रॉस B बचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Q E प्लस B क्रॉस B। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि Q E प्लस B क्रॉस B ये राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज कट इनटू 2 पार्ट्स। एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, M है, उसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया, उसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया। तो कहता है कि नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो कितना हो जाएगा। तो सिंपली देखिए, हम लोग जानते हैं बार मैग्नेट कैसा होता है भैया, बार मैग्नेट ये होता है, देखिए ये है बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। अब इसमें जो फार्मूला होता है, देखो इसमें क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल वाला आपका पार्ट कंप्लीट है, उधर का पार्ट अगर कंप्लीट है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, 2L दूरी होती है। ठीक है ना, 2L दूरी होती है। और फार्मूला कितना होता है, 2QL, P बराबर कितना होता है, 2QL होता है। यहाँ पर चार्ज Q माइनस Q, यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस Q। उसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज भी होता है जो -M और +M होता है, दोनों के बीच में दूरी L होती है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M होता है। तो सिंपली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2ml, इतना याद रखें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2ml होता है। अब कह रहा है नया वाला में लेंथ को 2 टुकड़ा कर दिया गया, लेंथ को मतलब अगर बीच से काटोगे तो लेंथ आधा तो होगा, लेंथ आधा होगा, तो लेंथ आधा होगा, तो अगर m डैश निकालते हैं नया वाला, तो लेंथ जो है इसका 2m और लेंथ कितना हो गया, आधा हो गया आपका। ठीक है ना, अगर लेंथ आधा हो गया तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, 2ml क्या है, पुराना वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये इसकी जगह पे m डाल दिया और नीचे में क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, तो m डैश, यानी नया वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर लेंथ को आधा कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वें सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल यानी 11वां सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है 11वां सवाल कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, मतलब कौन ऐसा, इनमें से कौन ऐसा है जिसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होता है। तो अगर आप पढ़े होगे तो यह याद होगा कि ये एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो दोनों ही एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा और वो आपका दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बराबर। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग कि बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, अगर देखें ये वाला फॉर्मूला, ये होता है मैग्नेटिक, ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है। तो दोनों ही एनर्जी डेंसिटी है, इसीलिए दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, एक समान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रहेगा फटाफट सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है, r है, कैरीज ए करंट I, उसमें करंट कितना है, I है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B, एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, कि
कितनी दूरी पर, एक्सिस पे, कॉइल के एक्सिस के कितनी दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B/8 होगा, मतलब B/8 होगा। अब ऑप्शंस दिया हुआ है। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो सिंपली ये कह क्या रहा है, तो देखो डेरिवेशन, एक डेरिवेशन होता है, ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, और ये इसका एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है, तो ये सेंटर है, इसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, और किसी दूरी पर, एक्सिस के किसी दूरी पर भी, अगर ये दूरी मान लेते हैं x है, तो इस पर जो bx का फॉर्मूला हो जाएगा वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। तो ये किसी दूरी पर है, और यहाँ पर अगर सेंटर पर आ जाएंगे आप, है ना, सेंटर पर आ जाएंगे तो सेंटर का फॉर्मूला ये होता है। तो कह रहा है ये कि कितनी दूरी पर जाके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B/8 हो जाएगा। तो सिंपली देखिए कह रहा है कि इसको बिठाने का जरूरत है, एक बार बिठा लिया आप सवाल बन जाएगा। यानी कि कह रहा है कि bx जो है वो बराबर है किसके, B/8 के। अब जरा वैल्यू इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो bx का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, μ0 NIR² 2 R² प्लस x² का पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है एक्सिस पर, कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का। और सेंटर पर जो फार्मूला था 1/8 को अलग रखिए, और सेंटर पर ये B जो देख रहे हो आप, ये B सेंटर का है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 NI/2 R। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जहाँ काटना उसको काटिए। तो μ0 से देखा, μ0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखा क्या, N से N कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ऊपर में बचा क्या, R², ठीक है, और नीचे में क्या बचता है, इधर देखा कि R² प्लस x² का पावर 3/2 बचता है, ठीक है। इधर देखा क्या, इधर बचा 1/8, और क्या बचा, और नीचे बचा R बचा, और कुछ नहीं बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा कर दिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो ये 8R × R² क्या हो जाएगा, 8R का क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, R² प्लस x² का पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको लिख सकते हो क्या, 2R का क्यूब लिख सकते हैं इसको। सो ये हो जाएगा R² प्लस x² का पावर 3/2। ये क्यूब से इसका क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये 1/2 बचा है पावर, इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, इधर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R² प्लस x² बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको क्या करते हैं, 2 दूनी 4R² हो जाएगा, 4R² हो जाएगा, इधर हो गया R² प्लस x²। अब इस R² को भेज देते हैं इधर, ठीक है ना, इस R² को भेज देते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8R³ माइनस ये R² इधर चला आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ करना, ये आपका 4R² माइनस R² बराबर कितना आ गया, x²। अब ये हो जाएगा 3R² बराबर कितना, x²। अब x का मान चाहिए तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3R²। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि √3 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन R² तो बाहर आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, √3R आ गया। x का मान कितना आ गया, √3R आ गया। तो x का मान √3R आ गया। तो इस सवाल का, अब देखिए कहा था ना मैंने कि ये इस साल जो है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पूछ दिया था, तो किस्मत कभी कभी ख़राब रहती है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3R हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको, और वीडियो को अगर लग रहा है कि फास्ट है तो थोड़ा सा आप स्लो कर सकते हो। ऊपर में दिया रहता है, यूट्यूब में ऐसा फंक्शन होता है, जो 3 डॉट्स दिखते हैं ना, वो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा स्लो करने का। तो अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो कर सकते हो, और अगर लग रहा है कि स्लो है तो उसको फास्ट भी कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो हम जानते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि वेक्टर में तो एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा ना, अगर आपका इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट है तो इधर भी हो जाएगा। तो उससे लिंक करके मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शंस यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो -q + q ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसका डायरेक्शन p का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ। अब देखिए मैग्नेट में क्या होता है कि माइनस की जगह आ जाता है साउथ पोल, और प्लस की तरफ आ जाता है नॉर्थ पोल आ जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल में डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसका अगर माइनस से प्लस है, इसका भी माइनस से प्लस, यानी साउथ से क्या हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से किधर होता है, नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l इज बेंट इनटू ए शेप ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। कैसा, सेमी सर्कुलर आर्क की तरह उसको बेंट किया गया सेमी सर्कल में, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r है। व्हाट विल बी इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट, इसका नया डाइपोल मोमेंट कितना होगा,
ओके, तो इसमें आपसे जो है पूछ रहा है कि देखिए हम इसको बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। पहले हम इससे बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक, देखिए पहले एक कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, L है। वायर का लेंथ कितना है, L है। अब देखिए ये कह रहा है इसका मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हो, M बराबर जो होता है ना वो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी यहाँ पर प्लस M यहाँ पर माइनस M जो होता है, प्लस M माइनस M मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर मास, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर बना के दिखाएं आपको, ये माइनस Q ये प्लस Q, तो यही ना होता है कि इसका चार्ज कोई एक चार्ज लो और दोनों के बीच में दूरी ले लो 2L, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सिंपली L ही लिया है दूरी को, ठीक है। तो M इंटू क्या होता है, L होता है। नाउ अब देखो इसी तार से एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया है, ध्यान रहे कैसा बनाया गया है, सेमी सर्कल बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ तो इसका होगा कि नहीं होगा, ये लेंथ, क्योंकि उसी तार से ये बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि L जो है और ये आधा वाला ये सेमी सर्कल का जो दूरी है, ये सेमी सर्कमफेरेंस जो होता है इसका सेमी सर्कल का, वो कितना होता है, टोटल होता है 2 पाई आर। तो इसका कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, होगा ना पाई आर। अब यहाँ से हम जरा आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, अभी बन जाएगा फटाफट। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, L बट्टा पाई हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ ध्यान देने वाली बात है कि ये आर रेडियस है, क्या है यार, रेडियस है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट वही तार बेंड हुआ है तो अभी भी M होगा, कितना होगा, इधर वाला M होगा, इधर वाला M होगा, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस R कितनी हो जाएगी, 2R होगी, आप देख सकते हो। तो सिंपली ये फॉर्मूला जो ऊपर में मैंने लिखा था, इधर फॉर्मूला जो लिखा था, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखिए फटाफट निकालते हैं। तो M बराबर, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, M है, ठीक है ना, और M है, और आपका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू R होगा, 2R होगा, बिल्कुल होगा। सो यहाँ पर M और ये 2 रहने दीजिए, और R का जरा वैल्यू जो अभी निकाले हैं कितना आया, L बट्टा पाई, L बट्टा पाई, ओके, उसको रख देते हैं। अब देखिए जरा ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये ML बट्टा कितना आ गया, पाई। अब देख सकते हैं ML का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर निकाले हुए हम लोग, ML का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ML बराबर क्या है, M है, तो वहाँ पर रख सकते हैं क्या, 2M और बट्टा कितना है नीचे में, पाई। तो नया वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 2M बट्टा पाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2M बट्टा पाई। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2M बट्टा पाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं, कह रहा है इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द लिंक्ड फ्लक्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। फ्लक्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है t बराबर 0.25 सेकेंड पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें टाइम दिया हुआ है 0.25 सेकेंड, कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा। नाउ कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, देखिए हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हुए हैं, E बराबर जो EMF होता है इंड्यूस्ड, वो कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, फाई का इक्वेशन दिया था ऊपर में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक अपने सामने रखना है जब पढ़ते हो आप, तो यह सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ लेना है पॉज करके पूरी तरीके से, ठीक है। हम पढ़ते चले तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो डी बट्टा डी टी, और फाई का इक्वेशन दिया हुआ है 6t² माइनस 5t प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन आई होप सबको आता होगा, इसीलिए हम फटाफट कर देते हैं इसको। माइनस को बाहर रखिए, ये 2 पावर नीचे आएगा तो चौधरी 12t माइनस 5, और ये तो 0 हो गया तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कितना पर बोला है, E बराबर निकला, T बराबर कितना पर बोला है आपको, T बराबर बोला है 0.25 सेकंड पर, ओके। अब T का जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, E बराबर माइनस बाहर में ही रखिए, और ये 12 गुने 0.25 माइनस 5। अब जरा इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 12 पंचे 60 के 0, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव है तो 3 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, बाहर में माइनस लगा हुआ है। सो E बराबर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा माइनस, और 5 में से 3 गया तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो E बराबर हो जाएगा 2। ये निकला है EMF। नाउ अब हमको करंट चाहिए, तो करंट बराबर क्या होता है, I बराबर होता है E बट्टा R। अब क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये तो EMF 2 हो गया और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, अगर भाग दे दे तो ये हो जाएगा 0.2, और ये करंट है इसीलिए क्या हो जाएगा, I बराबर एम्पियर, तो I बराबर 0.2 एम्पियर हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.2 एम्पियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इन ए सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाई आई बराबर 5 कॉस ओमेगा टी एंड भी बराबर दिया हुआ है 200 साइन ओमेगा टी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस कितना होगा इस सर्किट में। देखिए पावर लॉस क्या होता है, फॉर्मूला पावर लॉस का होता है सिंपली, ठीक है। सो पावर लॉस का यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले से कि पावर लॉस होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। नहीं फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस हमको निकालना है, तो जरा इक्वेशन पर ध्यान दीजिए कि आई का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आई बराबर दिए हुआ है 5 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा उसके बाद भी बराबर दिए हुआ है, भी का इक्वेशन दिया हुआ है 200 साइन ओमेगा टी। अब देखो एक में कॉस एक में साइन है, कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, तो जरा देख लेते हैं क्या, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। तो 5 और कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 है ना, 90 प्लस थीटा इसका कितना है ओमेगा टी है, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, तो ये भी बराबर कितना आ गया 200 साइन, सॉरी ये तो वही है, ठीक है, इसको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये 5 और ये साइन और ये ओमेगा टी प्लस 90 हो गया। अब देखो दोनों के एंगल, फेज डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली में, एंगल का डिफरेंस होता है। अब यहाँ देख सकते हैं क्या है कि इधर साइन ओमेगा टी है और इसके एंगल में क्या है साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, देख सकते हैं ना। तो दोनों के फेज में डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री का। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं पावर लॉस में बी आर एम एस का वैल्यू चाहे जो हो, आई आर एम एस का वैल्यू चाहे जो हो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो कॉस फाई, कॉस की जगह क्या रख देंगे कॉस 90 रख देंगे, क्योंकि फाई हमारा कितना आ गया 90 आ गया। तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है जीरो, क्या होता है जीरो, इसलिए पावर लॉस पूरा क्या हो जाएगा जीरो, पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ ए स्पेक्ट्रम। देखिए बहुत सारा एनर्जी में होता है, गामा रेडिएशन होता है, विजिबल रेज होता है, एक्स रेज होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है। अब इन सब की जो है, इन सब का एनर्जी अलग अलग लेवल पे होता है। सबसे ज़्यादा गामा का होता है, उसके बाद एक्सरे का होता है। अब इनका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि इसको हम एनर्जी, इनके एनर्जी से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, है ना, बांटते हैं इसको। तो इसके लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा किसका रेंज किधर होता है। अभी इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस इन तीनों को आप याद कर लेना, ठीक है ना, कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है इसका सबसे कम एनर्जी लेवल, मतलब इन तीनों में अभी जो मैंने लिखा है इसमें कम होता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। एक्स रेज जो होता है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो, 100 किलो में याद रखें ये 100 हो गया, अब किलो है तो 3 को जीरो लगा दीजिए, तो 1 लाख वोल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आएगा तो एक्सरे होगा, और 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर आएगा तो वो क्या होगा गामा रेज होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी कितना 13.2। हम देख सकते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो तक ये किस में आता है एक्सरे में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्सरे, कि 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है एक्स रेज का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी एक्स रेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, कह रहा है द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कैसा इमेज बनाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर आप फिगर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस बार इंपॉर्टेंट भी है, उसको तैयार कर लेना है आपको। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर देखा जाए तो उसको अगर देखोगे ना, ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा बनाता है देखोगे तो वो नीचे में बनाता है, इधर नीचे में बनाता है, थोड़ा बड़ा बनाता है, ठीक है ना, उल्टा बनाता है और बड़ा बनाता है और सच में जाकर रेज कटती है। तो इसलिए जब सच में रेज कटती है एक दूसरे से तो उसको रियल कहते हैं, और क्योंकि वो बड़ा बनाता है तो वो लार्ज भी बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, रियल और लार्ज बनाता है। फिगर पर जरा ध्यान दे देना, यहाँ पर अगर बनाने चले तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हम लोग डुबा दिए एक वाटर में या किसी लिक्विड में डुबा दिए, लेकिन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। आइए जरा हम इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या हो जाएगा। कह रहा है उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। अब सिंपली समझ लो एक टब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है इसमें। अब इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लाके ऐसे डाल दो, ठीक है। अब कह रहा है अगर इधर से आप लाइट भेजोगे, ठीक है, लाइट को भेजते हो तो देखो लाइट क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जाता है लाइट तो मुड़ता है। यानी कि जब आपका लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है,
ठीक है। और जब रेयर से डेंस में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अगर μ1 मान ले, इसका μ2 मान ले, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है तो क्या लाइट मुड़ेगी? लाइट नहीं मुड़ेगी। और जब लाइट नहीं मुड़ेगी तो फोकस उसका इधर कहीं पर होगा? नहीं। कहाँ पर जाके मुड़ेगी? हम कहेंगे इन्फिनिटी पर जाके मुड़ेगी। लाइट कहीं नहीं मुड़ेगी, मतलब कहाँ मुड़ेगी? इन्फिनिटी पर। अब जब लाइट जहाँ पर जाके मुड़ेगी, है ना, तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए बात? वहाँ जाके काटेगा उसको तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसका फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि कहीं नहीं मुड़ रहा है ना। तो जो पैरेलल रेज जाता है हम क्या कहते हैं, कहाँ जाके मिलेगा वो दोनों? वो इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उतना ज़्यादा लाइट मुड़ेगी, लेकिन लाइट इसमें मुड़ेगी ही नहीं। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकम इनफाइनाइट। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम ए मीडियम 1, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। तो इसका क्रिटिकल एंगल बोल रहा है कि थीटा है। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज भी। पहले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है? भी है। तो कह रहा है सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? ओके, सवाल समझ गए? लो देखिए, कह रहा है, आराम से सुनिए, कि क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है थीटा मीडियम 1 में, ठीक है, और उसमें बता रहा है कि उसमें वेलोसिटी कितनी है? भी है। तो बताइए सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? अब इस ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस पर देख लेंगे, लेकिन इधर हम लोग ध्यान देते हैं पहले। यहाँ पर पहले से बना के मैंने रखा है, देखिए। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो वह एंगल जिस पर लाइट, जब ये तभी होता है जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। तो ये होता क्या है इसमें कि क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जिसमें रेज जो है ना वो 90 डिग्री पर, नॉर्मल से 90 डिग्री पर, यानी इंटरफेस, दोनों माध्यम के बीच में जो लाइन होती है वो इंटरफेस कहलाती है, उस इंटरफेस से ब्रश करके निकल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा टोटल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। इस मीडियम में वेलोसिटी कितना मान लिया हमने? v1 मान लिया, जो कि भी दिया हुआ है, उसको लास्ट में पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो आपको v1 दिया हुआ है, और इधर वेलोसिटी कह रहा है v2। ये v2 वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब स्नेल का नियम से अगर देखेंगे, स्नेल के नियम से अगर देखेंगे तो स्नेल ने क्या कहा था? स्नेल ने कहा था μ1 sin i बराबर μ2 sin r कहा था, ठीक है ना। अब जरा यहाँ से क्या करते हैं, ये sin i और sin r को इधर ले आते हैं, तो sin r बराबर कितना हो जाएगा? μ2 बट्टा μ1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अभी रखे रहते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी फिलहाल रखे रहते हैं। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है। तो किसी भी माध्यम का, इस दूसरे माध्यम का μ2 माना है हमने और पहले माध्यम का μ1 माना है, तो किसी भी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट बटा उस मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो जनरली वैक्यूम में होती है वो c होती है, और उस मीडियम में जो भी वेलोसिटी है लाइट की उससे अगर डिवाइड करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें प्राप्त होता है। ओके, इस मीडियम में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बटा इस माध्यम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ जरा दोनों का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भाग देते हैं, μ2 बट्टा μ1 निकालते हैं। ओके, सो μ2 बट्टा μ1 जरा हम निकाल के देखते हैं कितना आता है। μ2 बट्टा μ1 बराबर देखते हैं, तो वो μ2 में दिया हुआ है c बट्टा v2, μ2 का मान, और यहाँ है c बट्टा कितना? v1। c कैंसिल हो जाएगा, v1 ऊपर जाएगा, v2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ μ2 बट्टा μ1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या कि μ2 बट्टा μ1 का मान एक ये आया आपका v1 बट्टा v2, और यहाँ पर μ2 बट्टा μ1 का मान आया है यहाँ पर sin i बाई sin r। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि v1 बट्टा v2 बराबर हो जाएगा sin i बट्टा sin r। ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि v1 में पहले मीडियम में वेलोसिटी पहले से दिया हुआ और v2 हमें निकालना है। अब sin i दिया हुआ है थीटा, एंगल कितना है? थीटा, और sin r 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। अब हमको v2 का मान फाइंड आउट करना है, तो v2 को भेज दीजिए उधर और इसको ले आते हैं इधर, ठीक है ना। सो v2 उधर भेज दिया, ठीक है। पहले एक बार क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, v बट्टा v2 बराबर साइन थीटा रहने देते हैं, और साइन 90 कितना होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से v2 का मान अगर निकालते हो तो इसको ले आओ उधर, इसको ले आओ इधर, तो v बट्टा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? v बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो v बट्टा साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? v बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस वर्ष जो है बड़े खतरनाक क्वेश्चंस पूछ दिए थे ना, सॉल्व करने वाले ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दिए थे, इसमें टाइम बहुत जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज टू फिक्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच।
है ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। अब उसको 1 इंच पर जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया, करा कि इफ़ इट इज़ टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, कहता है अगर इसको सीधा खड़ा इमेज बनाना है और कैसा 5 गुना बड़ा बनाना है, मैग्नीफाइड बनाना है, तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है, ठीक है। अब यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि उसके ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 1 इंच। 1 इंच तो माइनस में साइन कन्वेंशन अगर लगा देते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? M बराबर दिया है 5 गुना। कैसा बनना चाहिए? 5 गुना बनना चाहिए। तो M का मान रख दीजिए 5 बराबर V और बट्टा U का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा? -1। तो V बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5, ठीक है। तो यहाँ U का मान पता चल गया, ठीक है, यहाँ V का मान पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम फार्मूला लेंस का लगा देते हैं। लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब जरा वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो V का मान कितना दिया? -5 रख दिया, माइनस U का मान -1 दिया हुआ, ओके। अब जरा ये -1/5 और +1/1 कर देते हैं। एलसीएम लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -1 प्लस यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपको टोटल कितना हो जाएगा? 5 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4/5। और ध्यान देने वाली बात है कि इधर क्या है? 1/f है, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम इसको पलट देते हैं, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5/4। अब इसको कैंसिल करते हैं, काटते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुना कीजिए, 4 इकाई 4, 1 बच गया, दशमलव डालिए, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1.25। और फोकल लेंथ हमारा इंच में था तो ये भी क्या होगा? इंच में 1.25 इंच हो जाएगा। इंच का ये सिंबल होता है, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है? 1.25 इंच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया एक आई डिफेक्ट होता है और इसको रिमूव करने के लिए याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर हमारा दिख रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना टेक प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। एक प्रिज्म है, हाँ, प्रिज्म पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही तरीके का लाइट है ना, वेवलेंथ पे कोई डिफरेंस नहीं है उसका, सब एक तरीके का लाइट है, बिल्कुल एक वेवलेंथ का। तो यहाँ पर जब जाएगा तो एक ही है, तो डिस्पर्सन तो होगा नहीं भैया, इसमें होगा क्या? एक ही है तो सबसे एक ही एंगल पर बटेगा, अलग अलग क्या बटेगा, है ना। तो इसमें होगा क्या कि ये जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर से रास्ते से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, मतलब डेविएशन होगा। ये डेविएशन एंगल कहलाता है, ये एंगल अगर मिला है तो डेविएशन एंगल कहलाता है, ठीक है ना, ओके। तो ये इसमें होगा क्या? डेविएशन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेविएशन। डिस्पर्सन होगा नहीं, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंटरफेरेंस भी नहीं होगा इसमें से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेविएशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेस्ड जो होता है वो किस में यूज़ होता है, किस फिनोमेना में? ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमेना जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दो वेव्स जो है वो बना रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बन सकता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो जाता है, जो टोटल बोलेंगे तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, रूट अंडर लगा के। तो ये पहला का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4, दूसरा का एम्पलीट्यूड दिया है 3, ये एम्पलीट्यूड होता है, सबसे बड़ा मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चुका 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? रूट 25, और टोटल निकलेगा कितना? 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या कह रहा है। 26, क्वेश्चन नंबर 26, ओके। तो कह रहा है द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस कितना, है ना, डेल्टा एक्स जो है उससे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या सिंपली क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो भैया फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये जो देख रहे हो, तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ बन रहा है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है डेल्टा, मतलब कि जो होता है वो लेमडा कहलाता है। पाथ डिफरेंस, पाथ बोलते हैं, सॉरी इसको वेव लेंथ कहते हैं, लेमडा कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना एंगल चेंज होता है इसमें पूरा 360 डिग्री यानी 2 पाई एंगल चेंज होता है, यानी 2 पाई में कितना होता है? लेमडा होता है। तो एक में कितना हो जाएगा? यूनिट वेव फेज डिफरेंस में कितना हो जाएगा? यूनिट आपका फेज में कितना हो जाएगा? लेमडा बट्टा 2 पाई हो जाएगा। तो हमको कहता है पाथ डिफरेंस कितना रखना है आपको? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स में कितना हो जाएगा? लेमडा बट्टा 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, लेमडा बट्टा 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। अब देखते हैं कौन सा दिया हुआ है आपका, लेमडा बट्टा 2 पाई, ये ऑप्शन जो है आपका, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पर ये वैल्यू ये रखा गया था, ये फाई में पूछ रहा है, फाई में,
ओके। सो ये फाई में क्या हो जाएगा आपका, इधर फाई रख देते हैं तो लेमडा बटा 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 5। सो लेमडा बटा 2 पाई इंटू 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, लेमडा बटा 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं फटाफट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 1 आर्क मिनट होता है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है ना कि दो नज़दीक जैसे हमारी आँख है, मान लो ये थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में, ठीक है। आँख है तो कितनी करीब करीब चीज़ों को ये साफ साफ देख सकता है। यहाँ पर आँखों पर एंगल बनता है ना, ये अगर बहुत नज़दीक कोई चीज़ हो जाती है एक दूसरे से तो हम उसको देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं ना साफ साफ। अगर किताब को थोड़ा दूर रख दीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दो करीब करीब लिखा हुआ अक्षर आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो हमारे आंखों का जो रिजॉल्विंग पावर होता है कि कम से कम कितना एंगल पर वो देख सकता है दो चीज़ों को, तो वो होता है 1 आर्क मिनट। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 आर्क मिनट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, उसको एक्सीलरेट किया गया एक पोटेंशियल डिफरेंस b से। कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो h बटा p होता है ना, वो p बराबर, देखिए फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, p बराबर होता है हमारा मोमेंटम है ये, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका एम भी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर जरा एम भी का स्क्वायर देखिए, एम स्क्वायर भी स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं इसको, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं तो होगा क्या, हम ले लेते हैं इस 2 को, देखिए दिख रहा है आपको, ये इस 2 को निकाल लेते हैं बाहर तो 1/2, इस एक m को लेते हैं, बी स्क्वायर को लेते हैं तो एक m छोड़े थे वो, और एक 2, तो 2 और m इधर बच गया। हाफ m बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना हो गया आपका 2m, तो 2m काइनेटिक एनर्जी। p का जो मान आया तो p स्क्वायर बराबर है, अब p बराबर अगर निकल दें, ठीक है, p बराबर तो इधर रूट लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को सिंपली हम लोग k मान लेते हैं, चलो है ना, याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी को k माने हुए। ठीक है, तो k मान लिया और इधर क्या बच गया 2m हो गया। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही तो बनती है पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी के ई की जगह, के की जगह हम क्या डाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी डाल सकते हैं। तो पी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, रूट अंडर के की जगह क्या डाल दिया हमने, क्यू भी 2m तो पहले से था, ये आ गया तो के की जगह हमने क्यू भी डाल दिया। अब यहाँ पर इस p का वैल्यू जो हम लोग निकालें, इस p का जो वैल्यू निकाले हम लोग, ठीक है, इसका मान हम लोग लेमडा बराबर जो h पाई होता, h बट्टा p होता है, तो इसमें रख दीजिए, तो h बट्टा रूट अंडर क्या आया 2qm और इंटू वी आ गया h बट्टा लेमडा, ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ कहलाता है, h बट्टा रूट अंडर 2qm भी। अब जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2qm भी, सी आंसर इसका करेक्ट है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके, हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ओ ये तो हो गया, यानी 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज इन रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल विल बी। देखिए फोटोन्स जो है कह रहा है अगर टोटल एनर्जी इतनी है 6.62 जूल और एक फोटोन की एनर्जी जो है वो 10⁻14 है, तो बोल रहा है कि इतने एनर्जी में कितने फोटोन्स होंगे, एन पूछ रहा है। सिंपली एन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी यानी 6.62 बट्टा एक फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू होती है, कितनी होती है एच न्यू। अब जरा हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 6.62 रहने दीजिए और एच का मान रखिए जरा, एच का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू का मान फ्रीक्वेंसी 10 के पार कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, वो रख दीजिए। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर 6.62 तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब ये 34 में से अगर चला जाएगा 14 तो कितना बचेगा 10⁻⁻20 और ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻20, तो यहाँ पर फोटोनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 10⁻20। किया क्या हमने, तो टोटल एनर्जी हमको दिया है और एक फोटोन का एनर्जी दिया है, कह रहा है टोटल फोटोन की संख्या बताइए कितनी है, तो टोटल एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से भाग देंगे, जितना संख्या आएगा वही क्या हो जाएगी फोटोन्स की संख्या हो जाएगी, तो 10⁻20 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी, हाइड्रोजन एटम में मिनिमम कितना होगा। तो देखो इसके लिए फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फार्मूला है हमारा है ना, एल बराबर होता है NH बट्टा
2 पाई, जहाँ पर n ऑर्बिट की संख्या है ना। तो कहता है बोर ने बताया था ये, है ना, बोर ने बताया था कि कोई भी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट करेगा तो कहीं भी नहीं करेगा, उसी ऑर्बिट में करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के। n यहाँ पर इंटीजर है जिसका मान हो सकता है n बराबर 1, ऑर्बिट की संख्या 2, 3, 4 ऐसे। तो n की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो यहाँ पर 1 रख दिया, कितना आ जाएगा, कम से कम कितना होगा, h/2 पाई। तो l का सबसे कम मान कितना हो सकता है, h/2 पाई। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, h/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसिमेन आर जेड एंड ए। देखिए कोई एटम है ना, कोई एटम है, कोई स्पेसिमेन है इसका। अब इसमें क्या है कि परमाणु संख्या जो होती है जेड यहाँ पर आती है, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं इसको ए, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या जो निकलती है ना, न्यूट्रॉन की संख्या वो होती है ए माइनस जेड, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, ये ए माइनस जेड ही क्या होती है, यही न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है, निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है। सो क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी क्वांटिटी इनमें से कंजर्व होती है, याद रखिए, दो सभी की सभी। देखिए टोटल चार्ज कंजर्व बिल्कुल होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, यानी सारा का सारा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 जो सॉल्व करने नहीं वाला है उसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बस समझ के उसको याद कर लेना। फैक्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिंपली फैक्स का मतलब क्या होता है, याद रखिए, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्स पहले बहुत यूज़ होता था, पता नहीं अब यूज़ होता है कि नहीं होता है। फैक्स में क्या होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ से जैसे हम चिट्ठी भेजना है हमको, है ना, तो पहले तो डाकिया वाला सिस्टम था, लेकिन अब क्या है, इधर से अपने कंप्यूटर से भेजें और किसी को भेजना है तो फैक्स नंबर उसका है, वहाँ से हम कर देंगे तो उस लेटर उसके प्रिंटर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फैक्सिमाइल टेलीग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। आगे आते हैं और आगे अगला सवाल हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है सेमीकंडक्टर इज कूल्ड, सेमीकंडक्टर को कूल किया गया। जैसे कह दे कूल ना तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस देखो पूछो, देखो कि पूछ क्या रहा है। कह रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे ना, क्या कर रहा है, डिक्रीज करने के लिए, हाँ टेम्परेचर को अगर कूल करेंगे तो डिक्रीज तो होगा ही। तो सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को अगर कूल करोगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है ना, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वो कंडक्टर बन जाता है। तो कह रहा कूल किया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फाइनल है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा। करंट कांस्टेंट है ये अल्फा और बीटा, तो कह रहा है अल्फा और बीटा का मान बताइए। देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा होता है। सिंपली आप वैल्यूज़ को याद रख सकते हो, ठीक है, इसको याद रख सकते हो, और नहीं तो देखिए समझा भी देते हैं आपको। तो बीटा का अगर इस फॉर्मूले से बीटा का अगर मान निकालते हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। सिंपली बीटा बराबर, अब बीटा में कुछ जोड़ रहे हैं देखिए और कुछ गुना कर रहे हैं, तो बीटा में एक जोड़ के और फिर गुना कर रहे हैं तब बीटा के बराबर हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये 1 से छोटा जरूर होगा, अल्फा 1 से छोटा होगा और अल्फा 1 से छोटा होता भी है। कितना, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 0.99 होती है और बीटा की वैल्यू जो होती है 10 to 20 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्फा क्या है, 1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है। सो बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज लेस देन 1। तो आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जाते जाते एक शब्द है बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा शब्द है जिसको कशकोल कहते हैं। अभी कशकोल की मतलब क्या होता है, एक भिखारी होता है ना जो उसके पास कटोरा होता है, उसी को कशकोल कहते हैं। अब इसमें आप लोग जो है एक बात सुनते जाओ मेरा, तो सिंपली एक शेर है रोज़ एक बाग गुजरता है इसी रास्ते से, रोज़ कशकोल में एक फूल धरा होता है, जख्म और पेड़ एक साथ दुआ मांगी है, देखिए पहले यहाँ कौन हरा होता है। थैंक यू सो मच और हाँ ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।